प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम आज रीति काव्य, उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ और उसकी धाराओं का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हमें समझना चाहिए कि रीति काव्य है क्या। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि संवत 1700 से संवत 1900 तक रीति पद्धति पर विशेष जोर रहा और इस काल के प्रत्येक कवि ने रीति के सांचे में ढलकर रचना लिखी। आचार्य शुक्ल ने इसे रीति ग्रंथों की प्रचुरता के कारण ही इसका नाम रीतिकाल दिया। अब रीति क्या है उसके बारे में बताया जाता है कि संस्कृत की तरह हिंदी में रीति का अर्थ विशिष्ट पद रचना नहीं है। रीति कवि अथवा रीति ग्रंथ में प्रयुक्त रीति शब्द का अर्थ काव्यशास्त्र से समझना चाहिए। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि काव्य सिद्धांतों के आधार पर, काव्यांगों के लक्षण सहित या उनके आधार पर लिखे गए उदाहरणों के आधार पर ये सब रीति ग्रंथ कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये स्पष्ट होता है कि रीति काव्य है क्या। तो आपको यह समझना चाहिए कि 17वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य संस्कृत की काव्य परंपराओं के आधार पर हिंदी में कविताएं लिखी गई, जिसमें संस्कृत के काव्य सिद्धांतों का उल्लेख करते थे और उसी आधार पर हिंदी में कवि लोग अपनी रचनाएं करते थे। तो इसका नाम आचार्य शुक्ल ने इसीलिए इसका रीति काल कर दिया, यानी काव्यशास्त्र की एक विशेष शैली है जिसके आधार पर वो प्रयोग करते हैं। कई जो अन्य आलोचक हैं इसके अलग अलग नामकरण भी करते हैं, जैसे मिश्र बंधु ने इसमें अलंकारों की अधिकता होने के कारण इसका नाम अलंकृत काल कर दिया। तो विश्वनाथ प्रताप मिश्र ने इसका नाम श्रृंगार काल कर दिया क्योंकि इसमें श्रृंगार रस की प्रचुरता रही। इसी तरह से रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसका नाम कला काल कर दिया क्योंकि इसके अंदर कलात्मकता पर जोर रहा। इसी तरीके से गणपत्र चंद्र गुप्त ने इसका शास्त्रीय मुक्त काव्य परंपरा का, लेकिन जो सर्वमान्य है वो आचार्य शुक्ल का रीतिकाल काफ़ी लोकप्रिय हुआ और ये लगभग उसमें उस परंपरा का निर्वाह भी करता है और इसमें उसकी सारी प्रवृत्तियाँ स्पष्ट भी हो जाती है। तो रीति काव्य है क्या और इसकी प्रवृत्तियाँ क्या क्या है, यानी रीति काव्य का स्पष्ट तो आपके सामने हो ही गई है कि जो रीति काव्य है वह अपनी रीतिबद्धता के कारण, रीति मुक्तता के कारण और रीति सिद्धता के कारण एक विशिष्टता रखता है। तो रीतिकाल, जिसे उत्तर मध्यवर्ती काल भी कहा जाता है, खास तौर से विक्रम संवत 1700 से 1900 का काल, यानी 200 साल तक यह परंपरा हमारी हिंदी कविता में विद्यमान रही और इसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ कई सारी हैं। सबसे पहली प्रवृत्ति है रीति निरूपण। अब रीति निरूपण क्या है, यानी इसके बारे में हम थोड़ा सा मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि रीतिकालीन कवि आचार्यों ने संस्कृत के काव्यशास्त्रीय ग्रंथों से जो काव्यांग होते हैं, जैसे रस या रस के अवयव, नायक नायिका भेद, काव्य भेद, कवि भेद, काव्य रीति, वृत्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्ति, छंद अलंकार आदि के जो लक्षण होते हैं उनको ग्रहण किया और फिर अपने जो स्वरचित उदाहरण देकर एक तरफ कवि कर्म धर्म को निभाया तो दूसरी तरफ हिंदी में आचार्यत्व परंपरा का शुरुआत भी किया। यानी कहने का आशय कि संस्कृत के सिद्धांतों को सामने रखा और कविता अपनी लिखी। तो इससे क्या हो गया कि उस रीति का मतलब उस परंपरा का तो पालन किया काव्यशास्त्री और अपनी कवि कर्म को उन्होंने निभाया। और इसके जो सबसे अगुआ कवियों में आप जान सकते हैं कि रीतिबद्ध कवि में इसमें जो रीति परंपरा में केशवदास हुए, इस तरह से इन्होंने मम्मट के काव्य प्रकाश, जयदेव का चंद्रालोक, विश्वनाथ के साहित्य दर्पण, पंडित जगन्नाथ का रस गंगाधर या भामा के काव्यालंकार आदि ग्रंथों का आधार ग्रहण किया और उसी आधार पर रीति ग्रंथ लिखते गए और अपनी कविता की रचना की गई। तो यानी पहली विशेषता इस रीतिकालीन कविता की बनती है कि इन्होंने रीति निरूपण को महत्व दिया। दूसरी जो इसकी विशेषता है, इसमें श्रृंगारिकता, यानी श्रृंगार रस इस काल का महत्वपूर्ण रस रहा। यानी रीतिकालीन काव्य में यदि हम देखेंगे तो प्रेम का लौकिक स्वरूप प्रधान है, तो संयोग श्रृंगार इसीलिए अत्यधिक लौकिकता से भी भरपूर है। यद्यपि आप वहाँ देखेंगे कि इसमें राधा कृष्ण का संबोधन है, फिर भी यहाँ पर नायक नायिका का हास विलास, कुंज, वन, सरोज, बाग, रति क्रियाएँ, कुंज फूलों की बहार, आँख मिचोली, नायक नायिका, उनका जो हास परिहास, ये सारी जो घटनाएं हैं यहाँ पर
एक उन्मुक्त रूप में प्रकट होती है, तो ये माना जा सकता है कि यहाँ पर श्रृंगारिकता प्रमुख रही है और रीतिकाल के अंदर श्रृंगारिक रचनाएं बहुत ज़्यादा हुई। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोहनी हंसे देन कहे नट जाए। यानी राधा कृष्ण से बातों के रस में लालच में अपनी मुरली छुपा देती है, उसकी मुरली छुपा देती है। जब वो मांगते हैं तो वह सौगंध खाती है, भौहों से हंसती है और देने को कहते हैं तो नट जाती है। तो ये एक तरह से संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। ऐसे कई उदाहरण यहाँ पर आपको मिलेंगे। यहाँ पर वियोग श्रृंगार भी मिलेगा, खासतौर से घनानंद के काव्य में। तो कुल मिलाकर के दूसरी प्रवृत्ति यहाँ पर है श्रृंगारिकता। तीसरी प्रवृत्ति है राज प्रशस्ति। यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि रीतिकाल के जो अधिकांश कवि थे तो किसी न किसी राजा, नवाब, सेठ या जमींदार के आश्रय में रहे। इनका दरबारी जीवन था, सामंती परिवेश था और महलों के अंदर बाहर चलने वाले प्रेम, व्यापार, आपसी षड्यंत्र आदि होते थे। तो इनका ये चित्रण भी उन्होंने अत्युक्तिपूर्ण ढंग से किया और रस लेकर के किया। आश्रयदाताओं की श्रृंगारिक विलासी भावनाओं को तृप्त करने के लिए और युद्धों में छोटी मोटी सफलता भी यदि मिल जाती तो राजाओं को यश कीर्ति का बढ़ा चढ़ा करके गुणगान करना इन कवियों को बहुत प्रिय रहा। जैसे केशवदास ने ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह का, तो भूषण ने, वैसे शिवाजी की अपने आप में एक विशिष्टता थी ही और उन्होंने बढ़ा चढ़ा कर बहुत अच्छा वर्णन किया। पद्माकर ने राजा हिम्मत बहादुर का किया, तो इसी तरह से देव ने राजा भाव सिंह का, तो कुशाल सिंह के राजश्री कवि थे कुशल सिंह का भी उन्होंने वर्णन किया। इसी तरह से आश्रयदाताओं के नाम ग्रंथों के आगे जोड़ते थे और उनके चरित्र के आधार पर ग्रंथ लिखते थे। जैसे देव ने भाव विलास लिखा, भवानी विलास लिखा, कुशल विलास लिखा। इसी तरह से केशव ने तो जहांगीर के यश की रूप में जहांगीर जस चंद्रिका लिखी, रतन बाव ने लिखी, पद्माकर ने जगत विनोद लिखा। तो ये ऐसे जो ग्रंथ हैं, जैसे भूषण ने छत्रसाल की प्रशंसा में छत्रसाल दशक लिखा। तो राज प्रशस्ति मूलक ग्रंथ इस काल के अंदर लिखे जाते थे। अगली जो विशेषता है नीति और भक्ति, यानी यद्यपि इस काल के जो कवि हैं मूल रूप से श्रृंगारिक हैं और प्रवृत्ति भी श्रृंगारिक है, लेकिन इन्होंने भक्ति और नीति का भी ध्यान रखा है। खास तौर से बिहारी हुए या अन्य जो सेनापति हुए, देव हुए, तो इन्होंने कहीं कहीं यत्र तत्र नीति और भक्ति की कविताएं लिखी है। मतीराम ने भी लिखा है। तो आपका बिहारी ने खास तौर से नीति और भक्ति के काफ़ी पद लिखे हैं। तो रीतिकाल के कवियों में जीवन में श्रृंगारिकता को प्रश्रय मिला, लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव तक पहुँचते पहुँचते इन्हें भी राधा कृष्ण, सीताराम, निर्गुण ब्रह्म, शिव, दुर्गा और अनान्य देवी देवताओं की शरण की आवश्यकता अनुभूत होने लगी। और इस तरह से इन्होंने साक्षात, जैसे भिखारी दास ने तो कह दिया कि आगे की कवि रिजी है तो कविता ही न तो राधिका कन्हई सुमिरन को बहानो है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है। मेरी भव बाधा हो, यदि बिहारी लिखते हैं तो इसका आशय यही है कि वो कृष्ण की आराधना कर रहे हैं, ये मानना चाहिए। तो भक्ति के पद है। नीति के पद तो आपको बिहारी के अंदर बहुत सारे मिलेंगे। जैसे कनक कनक ते सो गुनी, मादकता अधिकाय, वह खाए बोराए जग, यह पाए बोराए। अलंकारिकता इस काल की प्रमुख विशेषता है, यानी अलंकार प्रियता। क्योंकि संस्कृत काव्यशास्त्र से इनका प्रभाव था, तो अलंकार प्रियता इनकी कविता में जगह जगह मिलेगी। बिहारी के आपकी पूरी बिहारी सत्सई छंद रस अलंकार से भरी हुई है। छंद तो यहाँ दोहा है, लेकिन अलंकार विधान यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि अनुप्रासिक और माधुरी गुणयुक्त रुणित भृंग घंटावली जरत दान मधुनीर, इस तरह से अलंकार है। नायिका भेद का भी उन्होंने बहुत वर्णन किया है। संयोग और वियोग के जो दृश्य हैं उसमें उन्होंने नायिका के समस्त नक्श वर्णन किया, उसकी वानगियों का वर्णन किया। जैसे वो लिखते हैं कि कहत नटत रीजत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भुवन में करत है नैनन ही सो बात। तो यहाँ पर ये नायिका की जो हरकतें हैं, यानी राधिका कृष्ण से जिस तरह से बात कर रही है कम शब्दों में, और वह अपने बात को संप्रेषित कर रही है, ये यहाँ महत्वपूर्ण है। रीति काव्य पूरा का पूरा ब्रज भाषा में है और ब्रज की सरस शैली का इन्होंने प्रयोग करते हुए उनका प्रयोग किया है। प्रकृति का चित्रण एक तरह से आलम्बन रूप में ही अधिक आता है। जहाँ जहाँ पर उन्हें लगता है कि प्रकृति उनकी कविता को आगे बढ़ा रही है, उनके भावों को व्यक्त कर रही है, तो वो वहाँ पर वर्णन कर देते हैं। कहीं ऋतुओं का वर्णन भी आता है, तो श्रृंगार रस में उनके षड ऋतु वर्णन भी आता है। इसी तरीके से प्रकृति की, जैसे आपने पद्माकर
कूलन में, केलिन, कलिन, कछारन में है, लेकिन यहाँ पर भी अलंकार प्रियता है और प्रकृति का एक तरह से स्थूल रूप में ही वर्णन है। नारी के प्रति इनका जो दृष्टिकोण रहा वह एक तरह से विलासवादी ही रहा। उन्होंने नारी को कहीं ज़्यादा महत्व नहीं मिला, तो रीतिकालीन कवि में उसके प्रति भी यहाँ पर जो वर्णन मिलता है वह विलासी चरित्र के रूप में ही आता है। तो इस तरह से जो रीति काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं आपने उसका अध्ययन किया। कल हम इसकी प्रमुख धाराओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।